हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गर्ग और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन पीवाईक्यू फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। 54 पेपर्स जेई मेन के लिए गए हैं, जिसमें से हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस डिस्कशन और ये वीडियो नीट एस्पिरेंट को ध्यान में रखकर बनाई गई है, बट इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर जेई एस्पिरेंट, क्योंकि जो जेई मेन के क्वेश्चंस हैं हमने सिर्फ एक या दो क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर्ड हैं। आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगी, कैसे मिनिमम टाइम में इसी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। तो दोनों के लिए बेनिफिट है और दोनों ही अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं अगर जेई मेन के पीवाईक्यू किए जाए बेटा। और करने का सही तरीका मैंने पहले बताया था। पहले आप चैप्टर को रिवाइज करिए। क्विक रिवीजन वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जो 2 से 3 दिन पहले आई थी। और फिर इस जेई मेन की ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बैंक की एक ब्लैंक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप पहले खुद से प्रैक्टिस करिए। फिर उसकी दूसरी पीडीएफ में मैंने आंसर मार्क कर रखे हैं, वो मैंने पहले बताया था आपको ऐसा क्यों है। उस आंसर की से आप मैच कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत हैं या फिर आप पूरी वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं, उससे बस ये होगा कि जो मेथड मेरा और आपका सेम है आप उसको स्किप करके आगे निकल जाएंगे, और जो मेथड अलग है तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग मेथड मिल जाएगा। जो डाउट है उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएगा बेटा। क्लियर है? तो कम टाइम में ज्यादा चीजें कर पाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी बेनिफिट होगा बेटा, तभी हम अपनी जो सीट है वो आने वाले कंपटीशन में सिक्योर कर पाएंगे। बस हमें आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो हाइप बटन भी दबाएं, हाइप भी करें बेटा। आपका और भी कोई दोस्त है जिनको आपकी हेल्प की जरूरत है, हमारी इन वीडियो की हेल्प की जरूरत है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। बिना ज्यादा टाइम लिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन नंबरिंग को ध्यान नहीं देना है बेटा, ये जहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं उसकी नंबरिंग है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो v इक्वल टू 4√x दिया है बेटा। क्या दिया है? v√4x। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी क्वेश्चन में बताई गई है, हमें फोर्स फाइंड करनी है। तो इस 4 को अंदर ले जाइए बेटा। एक शॉर्ट हमने रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है। शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है बच्चों? शॉर्ट ट्रिक कहती है कि अगर v a प्लस बी एक्स का फंक्शन हो रूट में, तो एक्सेलरेशन होता है b/2। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 16/2 8 बेटा। तो फोर्स क्या हो जाएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है? 0.5 ग्राम इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 न्यूटन। तो आंसर विल बी डी। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इसे सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो v x का फंक्शन है बेटा, तो dv/dx क्या होगा बच्चों? 4। पावर क्या है? 1/2 आगे आ गई, कितनी रह गई? 1/2 रह गई बेटा। तो क्या आ गया? 2/√x। तो एक्सेलरेशन होता है v dv/dx बच्चों। ये क्या है? 4√x। ये क्या है? 2/√x। ये कट जाएगा, ये कितना आएगा? 8। तो फोर्स आ जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन 0.5 इंटू 8, दैट इज 4 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स दिस एंड दिस, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखिए, जो मैं आपको कहता हूं कि जेई मेन में भी सिमिलर क्वेश्चन आते हैं जो नीट में आते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, बट कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो अब क्या कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मास 4 kg है, उस पर ये दो फोर्सेस लग रही हैं, एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले आपको नेट फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी। नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? इन दोनों का सम। जब आप इन दोनों का सम करेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे जाए यहां पर क्वेश्चन। जब इन दोनों का आप सम करेंगे तो आपको ये क्या दिखाई देगा बेटा? पहले आई के कोफिशिएंट का सम। एक चीज ध्यान रखनी है, मैं जो यहां पर पॉइंट बोल रहा हूं, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपके दिमाग में ऐसे पॉइंट्स आने चाहिए। क्या है वो पॉइंट्स बेटा? पहला कि आई को आई के साथ ऐड करना है। कुछ क्वेश्चंस में ये देखा जाता है कि पहली टर्म इसमें आई है, इसमें जे कर दी जाती है, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना। ओके, तो यहां पर पहली आई आई है तो 5 + 3 8 आई हो जाएगा।
यहां 8j माइनस 4j है तो प्लस 4j हो जाएगा बेटा, यहां 7 माइनस 3 है प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें क्या देखना था बेटा, एक्सेलरेशन मास से डिवाइड कर देंगे, मास क्या है 4, तो एक्सेलरेशन क्या होगा एफ नेट डिवाइड बाय मास, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 2i प्लस जे प्लस के, तो इट शुड बी द सी ऑप्शन बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अ वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज पुश्ड बाय अ फोर्स व्हिच इंक्रीज लीनियरली विद टाइम। ओके, Which of the following curve best describe acceleration of the block with time? अगर आप ध्यान से देखें, फोर्स जो है वो लीनियरली वेरिंग विद द टाइम है, इंक्रीजिंग विद टाइम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, मान लो एफ नॉट लगा दिया, एफ नॉट इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, तो ये आ गया एफ नॉट बाय एम इंटू टी। तो एक्सेलरेशन भी टाइम का कौन सा रिलेशन होगा बेटा, लीनियर। तो क्या आंसर आ जाएगा बी। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये हम क्वेश्चंस चैप्टर वाइज तो करते ही हैं, बट साथ में टॉपिक वाइज भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, सो दैट आप चीजों को रिलेट कर पाए कि सेम टाइप का फॉर्मूला किस किस तरीके से यूज किया जाता है या यूज हो चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है, थोड़ा जूम कर देता हूं आपको दिखाई देगा बेटा अच्छे से। और अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ काइनेटिक एनर्जी दिस एट द एंड ऑफ 5th सेकंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर आप ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी बेटा इसकी, इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 दे दी, 5th सेकंड पे काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 10,000। तो मास कितना है 2, तो 2 से 2 कट गया बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो v कितना आ गया, आपको टाइम भी दे दिया 5, क्या है एट द एंड ऑफ 5th सेकंड, तो 5th सेकंड खत्म हो गया, यानी कि t कितना हो गया 5। ये समझ में आया, 5th सेकंड खत्म, 0 से 1 फर्स्ट होता है, 1 से 2 सेकंड होता है, 2 से 3 थर्ड होता है बेटा। तो 5th सेकंड कौन सा होगा, 4 से 5, 5th सेकंड। जब ये खत्म होगा तो t की वैल्यू क्या होगी 5, तो t 5 पे ये दे दिया। फोर्स एक्टेड पूछा है, फोर्स एक्टेड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ये आ गया 100/5 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 2, एक्सेलरेशन 20, ये आ जाएगा 40 न्यूटन। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 40 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि यहां पर आप मोमेंटम लिख लें, क्या लिख लेते बेटा, हाफ पी स्क्वायर बाय एम। ओके, तो पी कितना आ जाता 200, तो फोर्स कितनी आती, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो 200/5 कितनी आ जाती बेटा 40। समझ रहे हैं, आप उस तरीके से भी इसे कर सकते थे। काइनेटिक एनर्जी को हाफ टी स्क्वायर एम लिखकर पी आ जाता 200, फोर्स आ जाती चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन 200/5 40। ओके, तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, फोर्स एक्टिंग फॉर 20 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हुआ t 0 पे, वेलोसिटी क्या है 0, 20 सेकेंड के लिए फोर्स लगती है, 20 सेकेंड के लिए फोर्स लगती है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, यहां पर वेलोसिटी v हो जाएगी। आफ्टर विच द फोर्स सीज द बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, फोर्स बंद हो गई तो एक्सेलरेशन 0, फोर्स बंद हो गई एक्सेलरेशन 0, तो अगले 10 सेकेंड में यानी कि यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई बेटा कांस्टेंट। जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो ये क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया 50, टाइम कितना है, ये देखिए डिस्टेंस 50, टाइम कितना है 10, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स पूछिए, u पता चल गया, v पता चल गया, टाइम पता है,
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वही फिर से बेटा 5 माइनस 0/20 1/4। फोर्स क्या हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20, एक्सेलरेशन 1/4, 5 न्यूटन। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा 5। क्या ये बात समझ में आई? ओके। बहुत से बच्चे कमेंट करके, कईयों ने कहा कि सर थोड़ा स्पीड से कंसेप्ट बता के आगे निकल जाया करो। बेटा मेरा ये नेचुरल वे है, मैं इस तरीके से बताता हूं सो दैट कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे उसको चीजें समझ में आ जाए। ओके। बट फिर भी मैंने आपकी बात मानते हुए यहां पर स्पीड बढ़ाई है। नीट पीवाईक्यू में थोड़ा और स्लो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बेटा। ओके। तो यहां पर ये चीज हमें मेन बात है जिसमें बच्चा अटक जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है, एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ओके, 2t i कैप 3t स्क्वायर j कैप। आपको मैंने कई बार देखा है बच्चे इसे सिली मिस्टेक बोलते हैं, इसके ऊपर भी हम जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। यहां से स्टेटमेंट जब यहां पर लेकर आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में तो गलती कर देते। तो एग्जाम में स्टेटमेंट रीड करने में चाहे आपको 5, 7, 10 सेकंड ज्यादा लग जाए, बट उसे अच्छे से रीड करिए और जब डाटा वहां पर लेकर आएंगे तो वो सही डाटा लेकर आए। अब अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 2i कैप प्लस 6t j कैप। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकेंड पूछा है, तो बेटा हमारे पास फोर्स क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने देखा मैंने सभी क्वेश्चन, पहले जो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सभी में यही कंसेप्ट यूज हो रहा है बेटा। तो ये हो गया i कैप प्लस 3t j कैप। t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहां पर जो x है वो कितना है 3t। t की वैल्यू 1 पुट कर दो बेटा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r। क्या ये बात समझ में आई सबको? यहां पर जो ये 3t है, x का कोफिशिएंट, यहां x है, देखो ना यहाँ i का कोफिशिएंट 1, तो j का जो कोफिशिएंट है वो 3t है, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ओके। नेक्स्ट बेटा, एक चीज और करनी है आपको। आपने जब इस पीवाईक्यू को पहले सॉल्व किया था ब्लैंक शीट पे, आपके कौन कौन से क्वेश्चन डाउट आए थे वो आपको कमेंट में जरूर लिखें। उससे मुझे आइडिया लग पाएगा कि बच्चे कौन कौन से क्वेश्चन में अटक रहे हैं। तो मैं ये पीवाईक्यू सीरीज खत्म करने के बाद और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें उस टाइप के क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा, और 2026 के जो अभी जेईई मेन के पेपर हो रहे हैं उनमें से भी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके आपको कराने की कोशिश है, पूरी की जाएगी मार्च में बेटा। ओके। 13th, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बट काफी बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं बेटा। क्या कह रहा है, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर परपेंडिकुलर, F2 and F3 are perpendicular so that particle remain at rest। तो जो किधर भी लगे इससे कोई मतलब नहीं। कई बार बच्चा कहता है सर मुझे नहीं पता चला है किधर है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट का मतलब है इन तीनों का वेक्टर सम क्या होगा बेटा 0। नेट फोर्स 0 है, पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट मतलब नेट फोर्स 0 है। अब अगर ये दो इधर हैं तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं पे यहां F1 लग रहा होगा, तभी इनका नेट ओवरऑल रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ये वेक्टर की एप्लीकेशन आ गई, बट कोई बड़ी बात नहीं है, हमें यहां चाहिए नहीं थी। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तीनों लग रहे हैं और ये परपेंडिकुलर। नाउ F1 इज रिमूव्ड, नाउ F1 इज रिमूव्ड। अगर हमने F1 को रिमूव कर दिया बेटा तो हमारे पास नेट फोर्स क्या बचेगी, क्यों दिए हैं वो दोनों परपेंडिकुलर हैं इसलिए कि नेट फोर्स क्या बचेगी F2 प्लस F3। अब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं -F। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं आप टेस्ट सीरीज में देखेंगे कि F1 को रिमूव कर दिया और पूछ लिया एक्सेलरेशन कितना है, तो बाकी F नेट कितना बच जाएगा -F1।
तो अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन लिखता तो वो क्या आता, -F1/m भी आ सकता है। यहां से एक्सेलरेशन और क्या आ सकता था बेटा, एक पॉसिबल आंसर ये बन रहा था। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप कुछ और एड ऑन चीजें भी सीख सकते हैं। इसका एक पॉसिबल आंसर ये है जो काफी बार पहले क्वेश्चंस में देखा जाता है, टेस्ट सीरीज में देखा जाता है। यहां पर क्या है, अब ये दोनों क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर क्यों गिवन है, सो दैट आप इन दोनों की मैग्नीट्यूड निकाल पाए। F2 कितना है 8, F3 कितना है 6, तो ये कितना आने वाला था 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 बेटा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स बाय मास, तो F नेट बाय मास कितना हो जाएगा 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई बेटा, ओके क्लियर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या कह रहा है, असर्शन रीजन भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसकी भी एक वीडियो हम लोग लेकर आएंगे जिसमें हम असर्शन रीजन डिस्कस करेंगे, जस्ट नीट से पहले लेकर आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड बेटा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज assertion, other is a reason. An electric fan continue to rotate for some time after the current is switched off. आपने बहुत बार देखा होगा, एक फैन चल रहा है, आपने स्विच ऑफ किया, वो इमीडिएटली नहीं रुकता, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, फिर वो रुकता है। तो वो क्यों घूमता रहता है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया। और रुकता क्यों है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द रोटर्स। वो घूमता है तो फ्रिक्शन फोर्स लगती है जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, वो रिटार्ड होता है और वो रुक जाता है। बट कंटिन्यू क्यों करता रहता है, बिकॉज इट हैज इनर्शिया, तो इमीडिएटली रेस्ट पे नहीं आएगा। फैन कंटिन्यू टू रोटेट ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन, यस बेटा दोनों ही करेक्ट हैं। कुछ टाइम के बाद रुकता है, क्यों रुकता है, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या आ जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी आ जाएगा बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक बच्चे ने हमें ये सजेस्ट किया था कि कुछ इस तरीके के वीडियो पैटर्न आप बनाएं कि ये क्वेश्चन ऐसे रखें और साथ में सॉल्यूशन, तो मैंने उसकी बात मानी, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसी तरीके से ये पैटर्न आप लोगों के लिए बनाया। तो अगर आप कोई सजेशन देंगे डेफिनेटली मैं पूरे दिल से उसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा, जो भी बेटरमेंट हो पाएगा उस तरीके से जरूर करेंगे बेटा। अब बॉडी, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन is suspended from the tree branch through a chain of mass this, the branch pulls। अब ये टेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आगे देखो, अभी तक क्या चल रहे थे, F इज इक्वल टू एम ए के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बेटा। ये किसका आ गया कि एक चेन है, ओ माय गॉड सॉरी, ये एक चेन है, इस चेन के साथ एक ब्लॉक, जो ब्लॉक का वेट है वो 200 न्यूटन है, केजी नहीं है बेटा, और इसका जो मास है वो 10 केजी है न्यूटन। तो पूछा ब्रांच, ये है ब्रांच, तो यहां पर जो फोर्स लगेगी वो पूछी गई है। तो क्या होता है बेटा, जब एक सिस्टम हैंग कर रहा हो विद मल्टीपल मासेस, है ना, विद चेन का मास, तो यहां पर जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, इज इक्वल टू द वेट बिलो दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से नीचे कितना वेट है, 10 केजी का 100 न्यूटन हो जाएगा, 200 का तो वेट ही दिया है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। ओके ऐसे क्वेश्चन में यहां तो इसने जी की वैल्यू 10 दे दी, आपके साथ ट्रिक की जा सकती है बेटा। क्या, अगर वो जी की वैल्यू ना दे, एक 300 को आंसर दे दे और एक हमारे पास 298 दे दे, तो 298 विल बी द करेक्ट आंसर। हमें जी की वैल्यू 9.8 लेनी होगी। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कंपटीशन में आए हैं जिसमें जी की वैल्यू 10 लेकर और 9.8 लेकर, दोनों लेकर ऑप्शन में आंसर है, तो आप और जी की वैल्यू मेंशन नहीं है, अगर मेंशन ना हो तो 9.8 वाला ही करेक्ट माना जाएगा अगर दोनों ऑप्शन है। ओके क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है बेटा। इसी वजह से तो वीडियो सॉल्यूशन सुनने का फायदा होता है, ताकि आप इन छोटी छोटी बातों को आपके दिमाग में वापस से आ सके बेटा। ओके अब इस क्वेश्चन में देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछी गई है। तो फ्रिक्शन में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। आप इस
फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये cos 30 आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे बेटा तो ये क्या आएगा F sin 30। नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, वेट लगेगा, और ऊपर की तरफ यहां पर क्या लगेगा बच्चों, नॉर्मल लगेगा। तो अब अगर आप देखें तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगी, वेट प्लस F sin 30। इसे क्या बोलते हैं, पुशिंग। इसीलिए तो कहते हैं पुशिंग इज डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट वेट में ऐड हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी। तो देखो फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी यहां करा दिया है नहीं। तो सिंपल यहां वेट कितना है 70 kg बेटा, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, बिंदास 10। फोर्स कितनी है 200 sin 30 1/2, तो ये कितना आ गया बेटा 800 न्यूटन हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे 2-3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर हैं, इक्विलिब्रियम बट चेंज हैंगिंग। इसमें मैंने आपको बताया था स्पेशली अगर ये एक 90 डिग्री हो तो हम लेमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं। हो सकता है आपने कंपोनेंट्स लेकर सॉल्व किया हो बेटा, तो मुझे बताइएगा कि लेमिस से थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा या कंपोनेंट से। ये वेट है बेटा, मास ले लिया मैंने, नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, इधर एक टेंशन है कितनी है T2। ये एंगल कितना है, अगर आप ध्यान से देखें ये टोटल एंगल कितना है बेटा, इसको हम लिख लेते हैं 90 + 30, 90 डिग्री + 30। एक इधर है, ये टेंशन T1 है, ये एंगल कितना है बच्चों 90 + 60 डिग्री, और यहां पर ये एंगल कितना बच गया बेटा 90। अब लेमिस थ्योरम हमने क्विक रिवीजन में भी बताई थी कि जब तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम जनरेट कर रही हो तो क्या होगा T1 डिवाइड बाय, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं इतना बड़ा डायग्राम बनाकर, ये सारी चीजें अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो आपको सीधा दिखना चाहिए T1 डिवाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, T2 डिवाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल। ठीक है, काम खत्म हो जाएगा, कुछ भी खास नहीं बचेगा। mg डिवाइड बाय साइन 90, 30-40 सेकंड में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कंपोनेंट बनाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। क्यों, क्योंकि आपको पहले ये दोनों बराबर करके T1 T2 में रिलेशन, फिर यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। बट यहां अगर आपको पता है तो सीधा T1 बाय दिस, mg बाय दिस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। साइन 91 है T1, mg कितना है, कितना दिया मास 10 kg, 1 kg 10 न्यूटन हो गया। साइन 91 साइन 90 + 30 cos 30 √3/2 बेटा, कितना बन गया 5√3। और यहां पर अगर T2 देखेंगे तो कितना होगा, T2 देखेंगे तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है mg है 10 sin 91 sin 90 + थीटा cos थीटा, तो यहां क्या आ गया cos 60, कितना आ गया बेटा 5। अब अगर आप ध्यान से देखें 5√3 5 5√3 दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब पूरा सॉल्व कर लिया फिर भी गलत मार्क कर सकते हैं अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया कि इसने पहली कौन सी पूछी है और आपने कौन सी वैल्यू को क्या लिखा। सॉल्व तो कर लिया 5√3 5, बट कई बार बच्चे इसको ही गलत मार्क कर देते हैं और फिर बोलते हैं हमसे सिली मिस्टेक हो गई सर। अरे सिली मिस्टेक नहीं है, केयरलेसनेस है, इसको हमें इंप्रूव करना है। तो क्या आएगा, कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन। ये कब इंप्रूव होती है, जब आप प्रैक्टिस करते समय इन बातों का ध्यान, जब प्रैक्टिस करते समय आप इस तरीके से सोचकर आंसर मार्क करते हैं, आपकी हैबिट डेवलप होती है, तभी आप सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं बेटा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी उसी तरीके का है बेटा। क्या कहता है, बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2। इसने तो डायग्राम भी नहीं दी है रे। विद हॉरिजॉन्टल सीलिंग, हॉरिजॉन्टल सीलिंग के साथ ये एंगल बना रहा है, एक एंगल θ1 एक एंगल θ2, नीचे कुछ वेट लग रहा होगा बेटा mg। अब ये कहता है T1 √3 की T2 के बराबर। अब हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। देखो ये θ1 है बेटा, ये एंगल θ2 है, ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2। तो क्या लिखोगे, T1 cos θ1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर कर देंगे बेटा T2 cos θ2। अब हमें T1 कितना दिया है बेटा √3 T2,
तो √3T2 cos θ1, T2 cos θ2, T2 कट गया, T2 देखा है क्या कभी कार्टून आपने, T2 cos θ2। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब इनके बीच में ये रिलेशन आ गया। अब ऑप्शन पुट करके देखनी है, 30 पुट करो, √3/2, ये 60, तो ये 3/2 हो गया, ये 1/2 नहीं हुआ। ये 30 पुट करो, 60 नहीं होगा, 60 पुट करो, √3/2 हो जाएगा, और इधर भी √3/2। तो ये आंसर ये एंगल हमारे पास है, और कोई ऑप्शन ही नहीं जिसमें ये एंगल फिट हो रहे हो, तो यही आंसर होगा। बट अगर आपको T2 कैलकुलेट करना है, T2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? अब मैं फिर लगा दूंगा बेटा, लेमिज T2 बाय साइन 90 प्लस थीटा, वेट के साथ कैलकुलेट करना था ना, या ये वाला एंगल, हाँ, तो mg डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा, साइन 180 माइनस θ1 माइनस θ2। क्या ये बात समझ में आई? ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 θ। T2 चाहिए ना मुझे mg की टर्म में, तो बेटा बस अब ये क्या बन गया, cos θ, ये क्या बन गया, θ1 θ2 क्या थे, 60 90 1 बच गया। तो θ2 कितना था, θ2 थीटा कौन सा था, ये θ1 कितना था, 60, तो ये 1/2 mg बन जाएगा। क्या ये समझ आया बेटा? सॉरी मेरी फोटो ही आगे रह गई थी। समझ आया क्या किया मैंने यहाँ पर? एक बार रुकिए, क्या किया बेटा मैंने यहाँ पर, T2 डिवाइड बाय साइन 90 प्लस θ1, mg डिवाइड बाय ये कितना है, ये पूरा 180 है, θ1 माइनस θ2। अब ये है कितने, 90, तो 180 माइनस 90 साइन 90 1 हो गया, ये 90 प्लस थीटा cos θ1, cos θ1 कितना है, 60, तो cos 60 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई, ये पूरा ही मल्टीप्लाई होना था। कहीं कहो कि सर इधर 1/2 था तो उधर 1/2 होना चाहिए था, ऐसे होगा ना। cos θ1 की वैल्यू पुट कर, cos θ1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर, क्लियर है बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी देखिए मैंने उसी तरीके के क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जैसे मैं आपको कह रहा हूं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। अब इतने ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं। नोटबुक्स में अगर आप देखें तो जो हमारे नोट्स हैं उसमें अगर आप देखें तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दिखाई देंगे। क्या कहता है, 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय द रोप ऑफ अ लेंथ 4 मीटर। 4 मीटर की रोप है, देख लेते हैं कुछ काम आएगी तो। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स मिड पॉइंट पे लगाई गई है, सो दैट रोप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ये तो बड़ा ही आसान सीधा ही क्वेश्चन था बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालना है। तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? अगर आप देखें, अगर मैं लेमिज थ्योरम लगाऊंगा सीधा तो मुझे क्या दिखेगा, एफ बाय ये वाला एंगल कितना है, साइन 90 प्लस 45 बेटा, और mg डिवाइड बाय ये वाला एंगल बेटा कितना है, 90 प्लस 45, तो ये दोनों तो कट गए बेटा। तो इसका मतलब f किसके बराबर है, mg के, और वो कितनी है, 10 है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा बेटा, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, इसमें आंसर मार्क कर दिया था ना हमने, सी। क्लियर है अभी, बात समझ में आई? तो लेमिज थ्योरम भी लगा सकते हैं, कंपोनेंट भी कर सकते हैं। T1 को साइन 45 cos 45, साइन 45 f के बराबर है, cos 45 वेट के बराबर है। साइन 45 cos 45 बराबर होते हैं तो f mg के बराबर आ जाएगा, वैसे भी कर सकते। ये भी क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। √3 kg का अटैच्ड है स्ट्रिंग के साथ, अननोन फोर्स इज अप्लाइड सो दैट स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल। टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछी गई है, टेंशन पूछी गई है, तो फिर मुझे यहां पर अब तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है, लेमिज की सीधा ही ये ऊपर कंपोनेंट t cos 30 और वर्टिकल में तो एक ही है सीधा वेट, तो cos 30 कितना है, √3/2, वेट कितना है, √3 इंटू जी की वैल्यू 10, ये कट गया, तो टेंशन कितनी आ गई बेटा, 20 न्यूटन। आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जो है कंपटीशन में गलत नहीं होने चाहिए बेटा, तभी हमारी जो सिलेक्शन है वो हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटेगरी बदल जाएगी।
ये वो जो मल्टीपल ब्लॉक होते हैं स्ट्रिंग के साथ खींचते हैं, टेंशन पुली वाले, वो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको ये बता रहा हूं कि सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, प्रैक्टिस साथ में करनी है। सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है वो भी साथ साथ में बात कर रहे हैं, बट उसके लिए मुझे मोटिवेशन आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? लाइक एंड कमेंट करके बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। देखिए, ये हमारे पास फोर्स है और हमसे पूछा गया टेंशन। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, रेशो पूछी जाती है, डायरेक्ट टेंशन पूछी जाती है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया हुआ है बेटा कि अगर आपको ये टेंशन लिखनी हो तो दोनों साइड पे भी फोर्स लगी हो सकती हैं, ये कॉन्टैक्ट में पड़े हो सकते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पूछी जा सकती है बेटा। बात समझ रहे हैं? तो उन सभी में एक ही लगा सकते हैं कि एक साइड की फोर्स इनटू अदर साइड का मास, दूसरे साइड की फोर्स फर्स्ट साइड का मास डिवाइड बाय m1 प्लस m। ये शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट्स देखेंगे, क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो मैंने शॉर्ट्स बनाने बंद कर दिए बेटा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 100 के अप्रोक्सीमेट वैसे छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं सभी चैप्टर में, 5-5 7-7 रिजल्ट्स हैं। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से पेपर में अप्लाई करके कम से कम 10-12 क्वेश्चन में अपना टाइम बचा सकते हैं। ओके, तो उनमें से एक ये भी है। बट यहां पर अगर मैं देखूं तो कैसे करूंगा? अगर मुझे T1 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? T1। इस तरफ तो फोर्स 80 है, दूसरी तरफ मास 5 है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 10, तो ये 40 हो गया। इधर तो फोर्स थी ही नहीं बेटा। अब अगर मैं T2 लिखूंगा, अगर मैं T2 लिखूंगा तो इस तरफ मास फोर्स कितनी है? 80, और इधर मास कितना है बेटा? 8, और टोटल कितना है? ये, तो कितना हो गया ये? 64। क्या ये बात समझ में आई? अगर हमें रेशो निकालनी हो तो नीचे वाला मास तो सेम ही होगा, फोर्स भी सेम होगी, तो 5/8 आ जाता। बट आंसर देखना है T1 40 64, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? फर्स्ट। ये वाला देखिए बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2 बार तो यहां पर आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 बार है यहां पर। ये एक ये दोनों सेम, ये अप्रैल में आया, ये जैन में आया, सेम G/8 ही है। ओके, G/8 ही है। एक बार डायग्राम दे दी, एक बार नहीं दी बेटा। ओके, लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट फिक्स्ड पुली एक्टिंग दिस एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। जब ये वाले सिस्टम का एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। अगर और भी बाकी कोई हो कि यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है, या फिर एक ब्लॉक इधर है, सॉरी एक ब्लॉक इधर है बेटा, 2 ब्लॉक इधर हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे है। मैं अभी इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी आपको करके बताऊंगा। इन सभी में आपको क्या करना होता है? स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स देखनी होती है। एक फोर्स इधर इसे खींचने की कोशिश करेगी, एक फोर्स इधर खींचने की कोशिश करेगी। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई भी एक बड़ी हो गई तो उधर चलेगा, और उधर चलेगा तो ये दूसरी फोर्स इसे अपोज करेगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। दोनों में से कौन सा बड़ा दिया है? कोई किसी को भी बड़ा छोटा मान सकते हैं बेटा। तो मान लेते हैं जो ये नीचे की तरफ दिख रहा है, मैं इसी को बड़ा मान लेता हूं, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1 g। फोर्स कितनी हो गई स्ट्रिंग के लॉन्ग? m2 कहता है चल, m1 कहता है रुक जा। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। डिवाइड बाय इनकी नेट फोर्स की वजह से कितना मास चलने लगा है। तो क्या होगा बेटा? ये एक्सेलरेशन कितना दे दिया? G/8। ओके, G से G कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9m1 7m2, m1/m2 निकालेंगे तो 7/9, और अगर आप m2/m1 निकालेंगे तो 9/7। क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सा बड़ा है, इसीलिए उसने एक ही ऑप्शन दी है, दोनों नहीं दी कि 7/9 भी दे दे और 9/7 भी दे ना। अगर ऐसा होता तो वो मेंशन करता कि m1 बड़ा है या m2, फिर हम उसी हिसाब से यहां
बड़ी वैल्यू को आगे रखते और बड़ी वैल्यू 9 के प्रोपोर्शन होती और छोटी वैल्यू 7। समझे? ये भी वही है बेटा। अब m2/m1 पूछा है तो 9/7, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा बड़ा है तो रेशो तो वही g/8 की वजह से 9/7। सेम क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है, देखिए अब इसने मेंशन कर दिया m2 m1 से बड़ा है और एक्सेलरेशन कितना है g/√2। इसीलिए मैंने कहा कि ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए बेटा। जब आप ये PYQ करते हैं तो जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आए, बट ज्यादातर चांस है कि सेम आए, है ना, सेम आ जाए, थोड़ा डाटा बदल कर आ जाए बेटा, तो हमें ये पता होता है कि मुझे ये फॉर्मूला तो यार याद ही करने। तो यहां पर क्या आएगा g/√2। m2 बड़ा था तो मैंने m2 आगे रखा है, m2 + m1 g से g कट जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा अगर आप देखें तो m1 इधर आ गया बेटा, m1 + √2 m1, इसको उधर ले जाइए, √2 m2 - m2, ये कट जाएगा। m1/m2 किसके बराबर आ गया बेटा, √2 - 1 √2 + 1। तो आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। और अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को कंपटीशन में बैठ के कर रहा होता, मुझे ये फॉर्मूला नहीं ध्यान में आया, मैंने नहीं सॉल्व किया, तब भी देखना है, ऐसी गलती भी हो जाती है एग्जामिनर से। क्या गलती कर दी, उसने कहा m2 बड़ा है तो m1/m2 छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो ऊपर छोटी वैल्यू होनी चाहिए, नीचे बड़ी। यहां पर ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी, ये नहीं हो सकता। यहां ऊपर बड़ी है, ये नहीं हो सकता। यहां ऊपर बड़ी है, ये भी नहीं हो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते थे। ये वैल्यू जो है m1 छोटा है, m2 बड़ा है, तो एक से छोटी होनी चाहिए, तो न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। सिर्फ इसी में न्यूमिनेटर छोटा है, बाकी सब में न्यूमिनेटर बड़ा है। तो एग्जामिनर ऐसी भी गलती कर देता है बेटा। तो आपको ध्यान देना है कि जब मान लो पेपर में मेरे पास मुझे क्वेश्चन आता है तो मैंने सॉल्व कर लिया, चलो नहीं देखा, अगर नहीं आता तो कोशिश करनी है कि यार कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, क्या पता फ्री के 4 नंबर लग जाएं बेटा, और 4 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, देखिए इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे मैंने आपको अभी अभी कहा था, पुली P अटैच्ड टू द डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लगता है बेटा ये। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन भी है ऐसा ही इंक्लाइंड, इसी वीडियो में आगे। द टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, अब ध्यान से देखना है बेटा, स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स देखनी है। देखो ये मैंने बिल्कुल उस तरीके से उस पैटर्न में ये क्वेश्चन रखे हैं बेटा, ताकि आप एक के बाद दूसरे स्टेप पे चलते जाएं तो आप चीजों को कनेक्ट करके समझ पाएं। ऐसे नहीं रखे कि भाई ये आया था, ये पहले आया था, ये बाद में आया था नीट में, जेई में, तो मैंने वैसे ना, मैंने टॉपिक वाइज चीजों को अरेंज किया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए। क्विक रिवीजन वीडियो देखी, फिर ये क्वेश्चन किए, समझो चैप्टर तैयार हो गया। ओके, कोई भी टीचर के नोट्स देखेंगे तो उसमें इसी टाइप का फ्लो आपको दिखाई देगा। तो इससे जेई मेन के क्वेश्चन भी हो गए, कंसेप्ट लर्निंग भी हो गई, और चांस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी बात पे फटाफट से एक लाइक तो बनता है ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो स्ट्रिंग के अलोंग देखना है, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा 4g sin 60, इधर कंपोनेंट क्या होगा 1g sin 30। अब कौन सा बड़ा है ये, तो ये इसको चलाने की कोशिश करेगा, तो क्या आएगा 4g sin 60 - 1g sin 30 डिवाइड बाय टोटल मास जो चलेगा बेटा वो क्या है 4 + 1। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हमें नहीं लेने बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएंगे, हमें स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लेना होता है। क्या मेरी बात समझे? अब आप एक्सेलरेशन आसानी से लिख सकते हैं, g कॉमन आ गया, 4 sin 60 √3/2 2√3, ये आ गया 1/2, ये क्या आ गया 5, 1/2, फिर एलसीएम ले लेंगे बेटा,
तो ये क्या बन गया 4√3 माइनस 1/10, ये कट जाएगा, तो 4√3 माइनस 1, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आप टेंशन लिख सकते हैं बेटा, टेंशन किसी पे भी आप एफबीडी लगा दीजिए, किसी पे भी आप एफबीडी लगा दीजिए बेटा, तो टेंशन क्या होगी, टेंशन माइनस 1 mg sin 30 इक्वल टू ma। इस तरफ एक्सेलरेशन है तो इधर की फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स, तो टेंशन कितनी आ गई, m कितना था 1, a कितना है 4√3 माइनस 1, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/2, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी प्लस हो जाएगा 5, g sin 30 क्या है 5, तो ये कितना आएगा 4√3 प्लस 4 आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लीजिए बेटा, ये आंसर। क्या ये बात समझ में आई? ओके, क्लियर है। जब आप नीट के पीवाईक्यू करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, बट जेई के पीवाईक्यू से आपको ये क्वेश्चन का आइडिया मिल गया है, कैसे करना है आप समझ गए हैं, तो हो सकता है अगले ही साल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए बेटा। समझे? क्लियर है? ये समझ में आई कैलकुलेशन? पहले ए निकाल लो, फिर टेंशन पे एफबीडी लगा दो। टेंशन पे क्या लगा दो, एफबीडी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स माइनस ऑपोजिट इक्वल टू एम ए। तो सभी में आप यही फंडा यूज कर सकते हैं। वैसे तो टेंशन के भी फॉर्मूला होते हैं, मैं किसी किसी बैच में लिखवा देता हूं। क्या होता है, m1 m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2, वो होते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है, तो उसको लगाएंगे तो भी आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो भी यहां पर आंसर बन जाएगा बेटा, अगर आप उसको भी लगा देंगे तो। ठीक है, ओके, लगाकर दिखाऊं क्या क्या होता है, जितना मुझे याद है 4 इंटू 1 m1 m2 डिवाइड इंटू साइन 60√3/2 साइन 30 1/2 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये आ गया 4/5 इंटू यहां पर 2 एलसीएम आ गया √3 प्लस 1/2 g, ये कट गया बेटा, तो क्या बच गया √3 प्लस 1। बट मैं इसको ज्यादा रेफर नहीं करता, ठीक है, मैं हमेशा रेफर करता हूं इस फॉर्मूला को कि एक्सेलरेशन निकाल लो और फिर आप टेंशन लिख लो। अदरवाइज फॉर्मूला तो मुझे ये भी याद है बेटा, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्या होता है ये फॉर्मूला, यहां लिख दूं क्या साइड पे, अगर आप इसे एसआईपी में नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या होता है, m1 m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये सभी में वैलिड होगा। अगर आप इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 90, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 90, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये अल्फा बीटा किसके साथ एंगल होते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके बेटा, अगर आप फॉर्मूलाज याद रख सकते हैं तो आप इस फॉर्मूला को भी याद रख लीजिएगा, तो हो सकता है आपका इस जैसे क्वेश्चन में टाइम बच जाए। आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा रेयर क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, क्यों, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट, एफबीडी प्लस कंस्ट्रेंट। क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन लिखना है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी बेटा, तो फिर ये आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा। जैसे मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं, ये मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। देखिए, अगर आप थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लें, ये t है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, यहां t, यहां 2t, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 मान लेते हैं, ये नीचे 40 लगेगा, इधर 2g sin 30, तो कितना लगेगा बेटा 10। अब अगर मैं इक्वेशन लिखने जाऊंगा बेटा, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा t माइनस 10 इक्वल टू 2a1, फिर लिख दूंगा बेटा 40 माइनस 2t इक्वल टू 4a2। क्या आप ये इक्वेशन सीधा लिख सकते हैं? अगर आप लिख सकते हैं तो फिर ये कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनेगा। पहली t माइनस दिस इक्वल टू मास, फिर ये नीचे जा रहा था 40 माइनस 2t इक्वल टू दिस। ओके, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स माइनस ऑपोजिट। अब ये दो इक्वेशन है बट 3 वेरिएबल है, तो तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, कंस्ट्रेंट t डॉट a इक्वल टू 0। यहां 2t है और a2 है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है बेटा,
तो 2t a2 cos 180, यहां t है यहां a1 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, a1 cos 0 इक्वल टू 0। तो 2a2 किसके बराबर आ गया? a1। ये तीन इक्वेशन, इन तीनों को अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। a1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, t माइनस 10 इक्वल टू 4a2, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 40 माइनस 2t इक्वल टू 4a2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20, ये 8 हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए बेटा, तो ये 20, ये 12 a2। तो a2 कितना आ गया बेटा? 10/6। इसे g/6 कह सकते हैं। हमें a1 चाहिए था, तो 2a2, तो ये g/3 हो जाएगा। इसका 2 kg का चाहिए था ना, हमें a1 चाहिए था बेटा 2 kg का, तो a1 क्या आ जाएगा? g/3। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 30-40 सेकेंड में आप इसे जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में बैलून वाले में एक क्वेश्चन काफी बार आया है कि पहले बैलून ऊपर जा रहा था, सॉरी पहले बैलून नीचे जा रहा था किसी एक्सेलरेशन ए से, उसमें से डेल्टा एम मास बाहर निकाल दिया तो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाने लग गया। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है जिससे आंसर एक लाइन में आ जाता है, बट यहां पर ये क्वेश्चन बदल दिया गया है। ये कहता है बैलून, तो इसीलिए फॉर्मूला याद हो, बड़ी अच्छी बात है बेटा, जितने ज्यादा याद होंगे उतना चांस आपका बढ़ जाता है, बट सिर्फ फॉर्मूला याद होने से गड़बड़ भी हो जाती है, आपको कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में, अ बैलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। एक बैलून है जिसमें से जिसका कुछ मास है और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a से। तो बैलून ऊपर क्यों जाता है बेटा? पॉइंट फोर्स की वजह से। नीचे क्या लग रहा होता है? वेट। तो इक्वेशन क्या बनती है फर्स्ट? कुछ इस तरीके से, मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट बैलून स्टार्ट मूविंग अप। इसमें से कुछ मास आपने निकाल दिया, मान लो कितना निकाल दिया? स्मॉल m निकाल दिया, तो नीचे कितना रह गया? m माइनस एम जी। बुआइंट फोर्स विल रिमेन सेम। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा ये जो बैलून है ये हॉट एयर बैलून है जिसके नीचे वो टोकरी सी लगी होती है। हमने जो मास फेंका उस बास्केट, उस टोकरी में से फेंका, जो ऊपर बैलून है उसकी वॉल्यूम सेम रही तो बॉइंट फोर्स सेम लगती है, तो इसलिए बॉइंट फोर्स सेम रख ली जाती है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? b माइनस माइनस एम जी इक्वल टू m माइनस एम 3a। बस आपको ये दो इक्वेशन बनानी होती हैं बेटा, चाहे जैसा भी केस दिया हो। अब इसमें से b को गायब कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस केस में तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर ये कट जाएगा, ये है माइनस एम जी, ये हो गया प्लस m माइनस एम जी, ये हो गया m ए, ये हो गया माइनस m 3a। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है माइनस एम जी, ये एम जी, ये माइनस एम जी, ये कितना है? एम ए माइनस 3ma, और यहां पर क्या है? प्लस 3ma। अगर आप मेरा साथ दें तो ये कट जाएगा बेटा। अब स्मॉल m की टर्म एक साइड ले आएंगे, तो ये आ गया माइनस एम जी, ये माइनस 3ma, उधर क्या बच गया बेटा? माइनस 2ma। अब माइनस कॉमन लेके काट देते हैं बेटा, तो m किसके बराबर बच गया? 2ma डिवाइड बाय g प्लस 3a। तो देख लीजिए क्या बन रहा है बेटा? 2ma डिवाइड बाय g प्लस 3a, सी ऑप्शन है बन जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन पहले नीट में भी आया हुआ है जिसमें पहले वो ऊपर जा रहा होता है, पहले नीचे जा रहा होता है, फिर ऊपर जा रहा होता है मास निकालने से। इसमें थोड़ा बदल दिया। अब अगर ये बदला हुआ क्वेश्चन आपने कर रखा होगा तो पेपर में आपको चैलेंज फील नहीं होगा। एग्जामिनर तो बदल के देगा क्वेश्चन कि यार मैंने बदल दिया, बट आपको कोई चैलेंज फील नहीं होगा बेटा, समझ रहे हैं? इसीलिए हम PYQ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं, दीज आर बेस्ड ऑन एपरेंट वेट कंसेप्ट। ऊपर सिस्टम जाता है तो जी इफेक्टिव बन जाता है जी प्लस ए, नीचे की तरफ सिस्टम गिरता है तो जी इफेक्टिव बन जाता है जी माइनस ए।
ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीबोगरीब है, बट जब सॉल्व करते हैं तो एक ही लाइन में होता है, अगर आप स्टेटमेंट समझ गए। अ वुडन ब्लॉक 5 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये एक वुडन ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर पड़ा था। इसके ऊपर हमने एक हैवी सिलेंडर रख दिया बेटा, इसके ऊपर हमने एक हैवी सिलेंडर रख दिया 25 kg का, ये 5 kg का। सच दैट टॉप द फ्लोर ईल्ड मतलब टूट गया। छत थी, छत पे रखा हुआ था, छत टूट गई तो ये नीचे गिरेंगे। द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन। ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दे दिया कि ये हमारे पास धस गई, यील्ड का मतलब धस रही है, टूट नहीं गई, धस रही है, तो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। कितने एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं बेटा? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ नीचे जा। एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखनी है तो कितनी होगी बेटा? यहां पर जो नॉर्मल होती है, इसके ऊपर जो वेट है सारा वेट होता है 25 प्लस जी। जी कौन सी? इफेक्टिव। रेस्ट पे होता तो ये जी होता, नीचे गिर रहा है तो इट वुड बी जी माइनस ए। जी कितना दिया है यहां पर? 9.8 ले लेते हैं, माइनस 0.1 तो ये हो जाएगा 39.7। मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 3 इंटू 97, जी की वैल्यू 9.7 लेकर 291 आ जाए। क्या आ जाएगा बेटा? 291। जैसे मैं आपको अभी अभी किसी क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर 9.8 और 10 वाले दोनों क्वेश्चन ऑप्शन हो तो कौन सा करेक्ट माना जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा। अगर आप जी की वैल्यू 10 लेंगे तो 297 आएगा, और अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो बेटा ये 291 आएगा। कौन सा करेक्ट माना जाएगा? इसने क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं गिवन, तो ये करेक्ट माना जाएगा, 297 नहीं। आप चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या कह रहा है आपको, ये मासेस दिए हुए हैं सारे के सारे, यहां पर ये 4 kg, ये 6 kg, ये 10 kg। कहता है टेंशन इन द रोप व्हेन दे आर मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं? 2 से। तो टेंशन बतानी है T1, यहां पर टेंशन बतानी है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन लिखूंगा, ऊपर रेस्ट वाला केस था, मैंने बताया था कैसे टेंशन लिखते हैं, जो वेट इसके नीचे है, नॉर्मल में जो वेट ऊपर है, टेंशन में जो वेट नीचे है, कितना है इसके नीचे बेटा? 4 + 6 + 10 जी इफेक्टिव, क्योंकि अब ये ऊपर जा रहा है तो कितना हो गया? 20। जी इफेक्टिव क्या होगा? ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए होगा 20। जी अब दे दिया हमें 10 + 2 12, तो ये कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा बेटा? 240। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? उम्मीद है आपको अभी तक क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा। तो बस एक लाइक तो कर दो यार, लाइक बहुत कम आ रहे हैं वीडियोस पे, वो मजा सा नहीं आ रहा। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए बेटा फटाफट। आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी के ऊपर असर्शन रीजन आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड बेटा। एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स बेस इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ केबल। यस, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो टेंशन किसके बराबर होगी? वेट के। ये करेक्ट हो गया बेटा। ओके, ये क्या हो गया? करेक्ट। दूसरा, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट is more than his or weight when the elevator goes down with increasing speed। यानी कि ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो ये क्या होनी चाहिए? जी माइनस ए, लेस होना चाहिए। इसने क्या दिया है? मोर, तो ये गलत हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा? डी। समझे बेटा? आगे बढ़ते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोमेंटम बेटा। मोमेंटम, इंपल्स, वो सभी चीजें यहां पर कवर की जाएंगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पर अब आपको मोमेंटम दे दिया। देखिए ये पता नहीं कितने सालों से ये क्वेश्चन आता जा रहा है ना, बहुत सारे सालों से मोमेंटम दे दिया जाता है, कॉस और साइन का फंक्शन। अरे भाई कॉस और साइन है तो जब आप इसे इंटीग्रेट जाए डिफरेंशिएट करेंगे तो 90 डिग्री का फेज आएगा, तो वो दोनों 90 डिग्री होंगे। अगर आप फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा? dp/dt।
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन के टी, क्या के आगे आ जाएगा, कोफिशिएंट आगे आ जाएगा बेटा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोफिशिएंट आगे आ गया बेटा, ठीक है ये बन गया। अब अगर आप देखें मैं यहां पर एफ डॉट पी कर दूं तो आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट यहां क्या आ गया माइनस के साइन के टी कॉस के टी, यहां क्या आ गया माइनस माइनस प्लस के साइन के टी कॉस के टी, क्या हो गया बेटा जीरो। जीरो होने का मतलब एफ एंड पी आर परपेंडिकुलर। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये पता नहीं पहले कितनी बार आया है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन देखा गया, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं कि जब ये पी जब फोर्स कॉस और साइन का फंक्शन होगा ऐसे, तो डिफरेंशिएशन से हमेशा साइन कॉस में कॉस साइन में बदल कर 90 डिग्री का फेज आता है। ये देखिए क्वेश्चन बेटा, फिगर रिप्रेजेंट द मोमेंटम टाइम कर्व, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। क्या बेटा मैग्नीट्यूड, स्लोप देखनी है, तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा स्लोप है, सबसे ज्यादा इंक्लाइंड लाइन है। अगर मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूं तो मुझे स्लोप देखनी है, वो भी मैग्नीट्यूड, तो सी के लिए क्या होगा मैक्सिमम। यहां पर सबसे कम एंगल है, ये एंगल ज्यादा है, ये देखिए ऐसे जा रहा है, और ये एंगल कम है, तो यहां पर क्या होगी मिनिमम। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम सी मिनिमम बी, तो सी बी ये आंसर आ गया। बट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, बी एंड सी भी अवेलेबल है कि अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी दिखाई तो नंबर छीन सकते हैं और फिर आके कहेंगे यार सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक सर नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मास दे दिया 150 ग्राम, इसको आपको केजी में कन्वर्ट कर लेना है। मूविंग स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन कितना है 1 सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब उसने हाथ में पकड़ ली 0। तो बेटा टाइम जो उसने पूछा है फोर्स, फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम क्या है एम वी, 0 माइनस इनिशियल कितनी थी 20 डिवाइड बाय टाइम कितना था पॉइंट। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूं तो मैं साइन माइनस हटा दूंगा 20 बाय 0.1। क्या ये बात समझ में आई। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 30, बट ऑप्शन क्या अवेलेबल है 3 भी अवेलेबल है, तो ध्यान से देखकर मार्क करना है। 300 भी अवेलेबल है, तो जीरोस में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप जीरो में कंफ्यूज होते हैं तो आपको जो है, जैसे कल एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, तो इसका 100 नीचे कर दो 20 और इसका 10 ऊपर ले जाओ, अब आपकी जीरो की कंफ्यूजन है खत्म हो जाएगी। ओके समझ गए बेटा। तो किसी बच्चे ने कल डाउट पूछा था, आगे और क्वेश्चन आएगा बेटा उस जैसा जो आपने डाउट पूछा था, तो मैं वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए वैसा ही है, क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ बॉल मूविंग दिस, कैचेस कंप्लीट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फटाफट से ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट में बताऊंगा, तो आपको इसे कमेंट करके बताना, आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है। क्लियर है, मास बदल गया, स्पीड बदल गई, टाइम सेम है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कितने बच्चों ने सीरियसली वीडियो देखी है, तो फिर मोटिवेशन उस तरीके से बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। मशीन गन फायर्स अ machine gun of mass this fire 20 gram bullet at the rate this per minute with the speed this recoil velocity। जो recoil velocity है मोमेंटम ऑफ गन मोमेंटम ऑफ बुलेट के बराबर होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मोमेंटम ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। बुलेट, एक बुलेट का इतना है, टोटल कितनी बुलेट पर सेकेंड, कितनी बुलेट फायर की गई, वो मैं यहां एन लगा। तो बेटा मास ऑफ गन 10 ये निकालना है, बुलेट कितनी फायर की गई हैं 180 पर मिनट दे दिया, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा।
टोटल बुलेट निकाल लिए हमें तो 180 बुलेट्स बेटा। ओके, मास ऑफ बुलेट कितना है 20 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दिया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 100। तो अगर आप मेरा साथ दें यहां पर तो ये क्या होगा बेटा, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो देखते हैं एक बार। यहां पर देखिए बेटा, ये आ गया 360 बाय 10 36। ये फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए थी, इसने पर सेकंड दे दिया। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक चीज आनी थी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर ईच फायर, नहीं पर सेकंड आना चाहिए था। एक सेकंड, क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा। यहां पर 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 मीटर पर सेकंड आएगा। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, बट ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रॉन्ग फ्रेम किया गया। इसका आंसर क्या आना चाहिए था, आप किसी भी टीचर से पूछेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था बेटा, 36 मीटर पर सेकंड आना चाहिए था। क्योंकि टोटल जितनी बुलेट फायर की हैं उन सब की वजह से इसके पास मोमेंटम आएगा और इसकी रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी 36 मीटर पर सेकंड। ये जो बुलेट पर मिनट होता है, ये टाइम, ये फोर्स फाइंड करने के काम आता है कि कितनी फोर्स से होल्ड करूं ताकि जो ये गन है पीछे की तरफ रिकॉइल ना हो। तब हमें टाइम से डिवाइड करना होता है, क्योंकि टोटल मोमेंटम इंपार्टेड ये होता है, डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो वो फोर्स आती है। बट वेलोसिटी के केस में, वेलोसिटी के केस में ये नहीं करना चाहिए। ओके, 100 ये वाला देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 100 balls each of mass m simultaneously strike normal and reflect back with the same speed। ये हमने वन शॉट में भी कवर किया था बेटा, जो क्विक रिवीजन थी। सेम वेलोसिटी से रिबाउंड होगा तो एक बॉल का मोमेंटम चेंज कितना होगा 2mu। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है बेटा। कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल और फाइनल ऑपोजिट है तो ये 2mu हो जाता है। इन द टाइम t द फोर्स एक्सर्टेड, तो बेटा एक का इतना है तो 100 का कितना मोमेंटम इंपार्टेड होगा, डिवाइड बाय टाइम। तो क्या हो जाएगा 200 mu डिवाइड बाय टी। तो क्या आ जाएगा 200 mv है, चलो v ले लो, वेलोसिटी मैंने यहां u ले ली, कोई बात नहीं, वो तो आप बदल लेंगे। ठीक है भी, तो ये जब हमें फोर्स लिखनी होती है तब हमें इस t की जरूरत पड़ती है। तो यहां t की जरूरत नहीं थी, इसमें आंसर 36 आना चाहिए था, कोई ऑप्शन नहीं बनेगी। बट पेपर में शायद ही ये ग्रेस मिले, तो जो बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन लग रही हो उसको मार्क कर देना। इसको देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार टेस्ट सीरीज में देखा जाता है कि एक हाइट से एक को ड्रॉप किया जाता है 10 मीटर से, ये टकराने के बाद एक हाइट तक जाता है h2 5 मीटर तक। इंपल्स कितनी होगी, इंपल्स होती है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, दोनों ऑपोजिट हैं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। तो मास कितना है 0.1, वेलोसिटी ये है √2gh2 और ये क्या है √2gh1। अब g की वैल्यू 9.8 हमें मेंशन कर दी गई है बेटा, 0.1, यहां 2 इंटू 9.8 इंटू 5 है और यहां 2 इंटू 9.8 इंटू 10 है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी खराब वैल्यूज आ सकती हैं। अगर आप देखें तो ये हो गया 98, तो 49 इंटू 2 7√2, ये हो गया हमारे पास 196, 14 हो गया बेटा। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2.38 आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है, ओके बेटा। तो ये भी हमारे पास उसी के तरीके का है, इंपल्स के रिलेटेड है बेटा। 10 ग्राम लीव द बैरल ऑफ द गन विद वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड इफ द बैरल ऑफ द गन इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका कोई काम नहीं, मास ऑफ द गन, द वैल्यू ऑफ इंपल्स सप्लाइड टू द गन। इंपल्स सप्लाइड मतलब जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन होगा, इनिशियल 0 था तो जो फाइनल मोमेंटम होगा गन का वो किसके बराबर होता है, जो बुलेट का होगा। बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम।
और वेलोसिटी कितनी है 600, तो 3 कट गया, तो ये कितना बच गया बेटा 6 बच गया। इस क्वेश्चन में देखिए कहता है वेरिएशन है फोर्स एंड टाइम की, इंपल्स किसमें हाईएस्ट होगी? इंपल्स होती है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स टाइम, यानी कि एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा इसका एरिया कितना होगा, मेरा साथ देंगे, बेस बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 0.5, तो 1/4। इसका क्या होगा 2 इंटू 0.5 1, इसका क्या होगा 1/2 इंटू 1, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 3/4 3/8। इसका कितना होगा बेटा एरिया 1/2, बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है 1/2, तो ये 1/2। तो मैक्सिमम तो कौन सा दिख रहा है आपको, ये, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। अब ध्यान देना है यहां फिगर बी है, ऑप्शन में ये बदल सकती है, जैसे ए के साथ सी है, सी के साथ ए है, डी के साथ डी है, तो आपको ध्यान देना है फिगर बी किस में है, तो वो बी है, तो ही हम बी ऑप्शन फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब ये जो बाकी के क्वेश्चन है दीज आर बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, ओके, तो फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब एनएलएम तो हो गया हमारा नियरली 1 आवर में, फ्रिक्शन में अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट लगेंगे। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, नो बेटा। लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड ऑन मटेरियल, ये करेक्ट हो गया। तो क्या बन जाएगा ये, जो फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा था पिछले क्वेश्चंस में कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, यहां क्या लग रही है वेट, यहां फ्रिक्शन कितनी होगी म्यू 0.04, वेट कितना होगा 20 इंटू 10, 2 जीरोस गई 8 न्यूटन। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा अलोंग द स्ट्रिंग, फोर्स देखो 60 माइनस 8, मास कितना चलेगा 26, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 52/26 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। समझे, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स देखो, नेट फोर्स ये चलाने की कोशिश करेगा, ये अपोज करेगा, दोनों माइनस हो गए, डिवाइड बाय टोटल मास गिव्स अस द, ओके। आगे बढ़ते हैं, व्हीकल कैरिंग, ये क्वेश्चन काफी पहले आता था बेटा, बात समय स्कूल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता था सब्जेक्टिव पेपर में। द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड यूजुअली हैव मेटालिक चेन टचिंग द ग्राउंड, कहां आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता था, यहां थोड़ा गलत जगह ये डाल दिया है बेटा, ठीक है। टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू द ग्राउंड, वो चेन क्यों लटक रही होती थी बेटा मेटालिक चेन, क्योंकि एयर फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज आता था वो सारा ग्राउंड पे चला जाए और स्पार्किंग से बचा जा सके। A cube having mass m slide down an inclined plane at 60 डिग्री with an acceleration, अगर वो नीचे आ रहा है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो mg sin थीटा नीचे लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगी क्योंकि मोशन नीचे है बेटा। तो हमारे पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होता है g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो ये कितना है g/2, g कॉमन ले लो, साइन 60 √3/2 माइनस म्यू कॉस 60 1/2, जी से जी कट गया, 1/2 कॉमन ले लो बेटा, ये भी कट गया, तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू किसके बराबर आ जाएगा बेटा √3 के बराबर। क्लियर है, अरे √3 के बराबर कैसे आएगा रे, इधर 1 भी तो बचेगा, 1 इक्वल टू √3 माइनस म्यू, तो म्यू क्या आएगा √3 माइनस 1, देखा ये गड़बड़ हो जाती है, आपको नहीं करनी, फिर हम इसे क्या कह देंगे सिली मिस्टेक कह देंगे, है ना। देखिए सिली मिस्टेक की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एक्सेलरेशन, ये भी वही आ गया, स्लाइड डाउन है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन mg sin थीटा और फ्रिक्शन एक दूसरे को अपोज करेंगे, यहां पर भी आप फटाफट से वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, sin 30 1/2, ये √3/2, ये कट गया, ये 1/,
4, ये 1/2, 1 माइनस म्यू रूट 3, ये 2 बेटा। ठीक है, तो क्या बच गया 1/2, 1 माइनस म्यू रूट 3, तो म्यू रूट 3 1 माइनस 1/2, तो म्यू आ गया 1/2 रूट 3। ओके, क्लियर है। सेम फॉर्मूला। ये क्वेश्चन देखिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाएंगे अगर आपने ये क्लासेस में नहीं किया। हमारे तो नोट्स में अवेलेबल है, जो मेरे पुराने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो ये रिलेट कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन नोट्स में अवेलेबल है। इवन मैं क्रैश कोर्स में भी ये क्वेश्चन करवाता हूं। ओके, तो क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए कि ये एक हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 इसकी इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मैक्सिमम हाइट कहां तक जो है ब्लॉक रखा जा सकता है ताकि वो स्लाइड ना करे। अगर यहां कहीं पे ब्लॉक रखेंगे बेटा, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, जिसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। अब अगर हम चाहते हैं कि ये स्लिप ना करे, तो थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा tan फाई। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, म्यू। tan थीटा क्या होती है बेटा, स्लोप। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x/4, तो ये होगा 2x/4। म्यू कितना दिया था, 1/2, तो बेटा x की वैल्यू क्या बन गई, 1। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई बेटा, क्या ये बात समझ में आई। अब जब x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो पुट कर दीजिए बेटा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई, 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। समझे। तो ये जो सरफेस है, इसका जो ये टेंजेंट है, ये स्लोप और ये मैक्सिमम एंगल कहां तक हम इंक्लाइंड प्लेन को रेज कर सकते हैं सच दैट ब्लॉक स्लाइड ना करे, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या ये बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत लेंथी दिखाई दे सकता है, जोर लगने वाला दिखाई दे सकता है, बट मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियोस जैसे देख रहे हैं, बाकी चैप्टर की वीडियो देखेंगे, आपको ये ध्यान में रहा कि हाँ सर ने ऐसे कराया था, तो ये उतना भी लेंथी नहीं है। क्या कर रहे हैं, ये दो ब्लॉक रखे गए हैं, दोनों का मास गिवन है, हमें m का मास निकालना है सच दैट मूव्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन। ये नीचे जा रहा है बेटा, तो ये ऊपर जाएगा। अगर इसकी फोर्स इधर लगेगी, यहां फ्रिक्शन इधर लगेगी, यहां वेट इधर लगेगा और फ्रिक्शन भी इधर लगेगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो जो बड़ी फोर्स लग रही है, कौन सी लग रही है बेटा, mg sin 53। इसको अपोज कर रही है फ्रिक्शन 1, फ्रिक्शन 2 और दूसरे ब्लॉक का मास, और दोनों साथ में चलेंगे तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्सेस लग रही हैं, ये चलाने की कोशिश कर रही है, ये अपोज कर रही है, ये अपोज कर रही है, ये अपोज। बस इसमें वैल्यूज बड़ी सावधानी से पुट करनी है। एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, ये 10 है, 10 इंटू 10 100, साइन 53 4/5, तो ये 80 आ गया बेटा। फ्रिक्शन F1 कितना दिया है आपको, दोनों पे सेम दिया है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लेड्स 1/4। ये म्यू एम जी कॉस थीटा होता है 1/4 एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा कितना होगा बेटा, 10 इंटू 10 कॉस 53 3/5, 60 हो गया बेटा। ये माइनस ये भी 1/4, ये होगा एम जी कॉस 37, तो एम तो वैसे ही रह गया, कॉस 37 4/5, 8m हो गया बेटा। ये एम जी, एम तो वैसे ही रह गया, जी साइन 37 3/5, 6 रह गया बेटा। ये डिवाइड बाय 10 प्लस एम, तो इसको उधर ले जाइए, 20 प्लस 2m, ये कितना है 80, माइनस 15 माइनस 2m माइनस 6m। अब ये देखें 20 प्लस 2m, ये कितना है 65 माइनस 8m, इसको उधर ले आइए 10m, ये 40, तो m कितना आ गया बेटा 4.5। क्या ये बात समझ में आई।
दिखने में ये क्वेश्चन लेंथी हो सकता है कि दोनों इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन आ गई और एक्सेलरेशन पूछा गया, वीडियो बनाएंगे जी, जोर लगाएंगे जी, लगा सकते हैं, बट आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बोनस है क्योंकि इसका कोई भी आंसर मैच नहीं करता, बट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस करवाया जा रहा है। इसका आंसर ये आएगा बेटा। यही क्वेश्चन यहां पर फिर से पूछा गया, काफी बार पूछा जाता है। क्या कहता है, F1 is the force required to just move the block upward। अगर मुझे इसे जस्ट अपवर्ड मूव कराना है तो मैं F1 फोर्स लगाऊंगा, तो ये किसके बराबर होगी बेटा, टू मूव जस्ट अपवर्ड बेटा, टू मूव जस्ट अपवर्ड। तो ये F1 किसके बराबर होता है, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। क्यों, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों अपोज करेंगे। फिर कहता है F2 रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन, यानी कि टेंडेंसी किधर है, नीचे जाने की। तो ये फोर्स नीचे कौन खींचेगा, mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन किधर अपोज करेगी। तो जस्ट अगर प्रिवेंट कर रहे हैं, मानो ये 100 है, फ्रिक्शन 60 लग सकती है, तो मुझे इसे रोकने के लिए कितनी लगानी पड़ेगी, 40 ना, 100 माइनस 60, 40 लगानी पड़ेगी। बट फ्रिक्शन ये 100 है, फ्रिक्शन 60 है, मुझे इसे ऊपर मूव कराना है तो 160 लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई। आप इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर भी इसे रिलेट कर सकते। तो आपको ये समझना है बेटा, जस्ट टू मूव अपवर्ड और जस्ट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउनवर्ड, ये दोनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। अगर ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 माइनस F2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, mg साइन थीटा कट जाएगा, 2mg cos थीटा आएगा। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 म्यू कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, मास 5 है, g 10 है, cos 30√3/2 है। 2 से 2 कट गया, ये 0.1 इंटू 10 कट गया, 5√3 बचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही अप्लाई होगा। कंसीडर अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप। जो ऊपर की तरफ फोर्स है इज 2 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट। तो ये कितनी थी, mg साइन थीटा म्यू mg cos थीटा प्लस था यहां, और ये क्या थी बेटा, 2mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। क्या ये बात समझ में आई। तो यहां से क्या बन गया, 3mg cos थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। ये 2 को मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर दिया बेटा, mg कट गया, तो 3 म्यू इक्वल टू tan थीटा। ये रिलेशन पहले भी किसी कंपटीशन में पूछा गया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ओके, हो सकता है जेई मेन में ही पहले कभी किसी साल आया हो। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/3 0.33, क्योंकि एंगल कितना है 40। समझे, क्या ये बात समझ में आई बेटा। फटाफट से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 2 kg brick begin to slide over a surface which is inclined 45 with respect to horizontal, coefficient of static friction just bring, slide किया बेटा, तो म्यू इक्वल टू tan phi, तो tan phi just bring, तो एंगल ऑफ रिपोज आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, ये देखिए 24 में, 23 में, और आप चेक करेंगे तो 2025 नीट में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल था। तो 3 सालों के क्वेश्चन हम अब कर रहे हैं इस सीरीज में, और जैन 2026 जैन 2026 के क्वेश्चन हम मार्च में करेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। बात समझ रहे हैं, तो आपको जुड़े रहना है और लाइक करना है। और ये हमने जो फॉर्मूला है, ये हमारी वन शॉट क्विक रिवीजन में भी बताया था कि म्यू किसके बराबर होता है, 1/n²। अगर आपको याद हो, ये तो थीटा 45 दिया है, नहीं तो साथ में tan थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, याद है। वन शॉट में ये क्वेश्चन आपको ये रिजल्ट बताया गया था, उम्मीद है आपको ये याद होगा बेटा। ओके, tan 45 1 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा।
इसका ये, इसका ये। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? तो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे बेटा। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि तभी हमारी मोटिवेशन अप रहेगी और आपके लिए जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।